सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के हवाले से हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि ये अलाइंस बन रहा है, JUI और PTI एक पेज पर होंगे और हुकूमत ने इसको गैर संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अब लगता है कि हुकूमत इसको बहुत संजीदगी से ले रही है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की गई। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बात इसलिए की जा रही है कि शायद ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जो है उसे रोकने के लिए हुकूमत इसको एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करी। बहरहाल ये क्या सराई भी हो सकती है, इसमें कितनी हकीकत है और क्या ये सिर्फ अंदाजे हैं, ये आगे जाके पता चलेगा। गवर्नर पंजाब के जो मुताबिक हुकूमत शायद अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो साल डेढ़ साल में बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं। इसके साथ साथ उज़मा बुखारी साहिबा ने, अज़मा बुखारी ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है, खुलकर पिन पॉइंट करके उन्होंने बात की है मुराद अली शाह के हवाले से और सिंध हुकूमत के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो सिंध हुकूमत जो है वो अपने 100 तर्जुमानों को ब्रीफिंग देकर मीडिया के सामने भेजा करे, ताकि जाके बताएं कि क्या बात करनी है और अगर तरक्की देखनी है तो फिर पंजाब एक मिसाल है, पंजाब में आके तरक्की देखी जाए। ये और बहुत से मामलों में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साद रसूल साहब इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे और इमरान यकूब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इमरान साहब से मैं शुरू करना चाहूँगी। इमरान साहब, आजकल के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बन रहा है, जिसमें ज़ाहिर बात है JUI और PTI एक पेज पर आकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। गो कि हुकूमत इसका बरमला इजहार नहीं कर रही कि हुकूमत के लिए चैलेंज है, तो आपको लगता है कि क्या ये उससे जुड़ता हुआ कोई मामला हो सकता है, हुकूमत का आसान अल्फाज में मैं कहूँ हरबा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें बड़ी अहम है मौलाना साहब के और PTI के। अगर हम ताउन की बात करें, मौलाना फजलुल से कोई शक नहीं है कि इंतहाई जीरक सियासतदान है, बड़े सीनियर सियासतदान है और उस सियासत के पन्नों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब जहां तक मामला है PTI का, तो एक चीज आपको इस पे जरूर समझनी चाहिए कि PTI जो है वो और उसकी क़यादत हमेशा सोलो फ्लाइट के आमिल रहे हैं। ठीक है। इमरान खान साहब की शख्सियत इस तरह की है कि वो किसी के साथ अलायंस में कभी भी उस तरह से, आप माजी अगर देखें तो उस तरह से वो सही तरह चल नहीं पाए। अगर किसी के साथ अलायंस में जाते भी हैं तो जल्दी ही वो बेजार उससे हो जाते हैं। अब दोनों का होम ग्राउंड जो है वो KP है, क्योंकि पंजाब में तो आप उसको बाई हुक बाई क्रूक के या मेरिट पे के या जो भी के, पंजाब की हुकूमत तो उन्हें उस तरह से निकलने नहीं दे रही। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बना के 144 लगा के जिस तरह भी हो, उन्होंने अभी तक एहतजाज को रोका हुआ है। अभी तक उन्होंने PTI को के लोगों को वहां निकलने नहीं दिया। अब वापस आ जाते हैं KP पे। KP में अगर होम ग्राउंड PTI की हो और सेम ही होम ग्राउंड हो मौलाना फजलुर रहमान की, तो फिर ये बड़ा मसला होगा कि क्या दोनों के लिए ये मुमकिन है, क्योंकि मौलाना हमेशा से ये कहते रहे हैं, उनका ये मौकफ रहा है कि जी उनका मैंडेट चुराया गया है। ठीक है। वो कहते हैं कि मेरा इस्माइल खान में भी उनको जबरदस्ती करवाया गया, तो क्या मौलाना उनके साथ कर पाएंगे? लेकिन अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है और मौलाना और PTI मिल जाती है, तो फिर ये याद रखिए कि एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मौलाना के पास वो फोर्स है जो सड़कों पे गर्मी सर्दी हो, बारिश हो, कुछ हो, वो उनके पास वो फोर्स मौजूद है कि जो सड़कों पे निकल आएगी। उनको मौसम की शिद्दत भी रोक नहीं सकती। तो ये सारा जो मामला है ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए हुकूमत की हर मुमकिन ये कोशिश होगी, वो सदर आसिफ जरदारी साहब के जरिए हो, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के जरिए हो, या खुद मियां नवाज शरीफ उसमें आए, कोशिश यही करेंगे कि किसी तरह भी मौलाना साहब जो है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा ना बने। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सोलो फ्लाइट के हवाले से जो भी इमरान याकूब साहब ने बात की कि PTI अक्सर सोलो फ्लाइट ही लेती है, लेकिन इस बार मौलाना फजल रहमान साहब के साथ फ्लाइट लेना चाहती है PTI। तो PTI को तो नून लीग पार्टी नहीं समझती, सीरियस नहीं लेती है, लेकिन बहरहाल मौलाना साहब को तो हुकूमत सीरियस लेती होगी, क्योंकि PDM में इत्तेहाद जो उसको लीड मौलाना साहब ने किया था जब इन लोगों की हुकूमत आई थी और एक चलती हुकूमत चली गई थी।
तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, जिसको फिर रजीम चेंज कहा गया बाद में खान साहब की जानिब से। तो अब आपको क्या लगता है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अगर बन जाता है, किस हद तक कारामद साबित होगा? और साथ ही ये कि मौलाना साहब 11th आवर पर दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, जरदारी साहब से भी, उनको मना भी लिया जा सकता है। देखिए मैं इमरान याकूब साहब की बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि इसके अंदर एक नेचुरल अलायंस का मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब नेचुरल एलाइज नहीं हैं। वो एक ही टेरिटरी के अंदर कम्पीट भी करते हैं। वो आपस में उनके सपोर्टर्स की बहुत सी खलिशें रही हैं, तो वो नेचुरल अलायंस नहीं है। दूसरी बात ये कि मौलाना साहब एक रिलीजियस पार्टी हैं। इमरान खान साहब क्या नैरेटिव जैसा भी हो, वो एक रिलीजियस पार्टी नहीं है, तो एक नेचुरल अलायंस की बात नहीं लगती। लेकिन सबसे पहली मैं इसमें ये गुजारिश करूं कि इसका माहौल कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्रसाद जी? मैं इसमें गुजारिश करूं कि जी सबसे पहले तो इस वक्त कोई भी चीज नेचुरल अलायंस नहीं है। क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के अलायंस नेचुरल अलायंस है? तो बिल्कुल नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम के अलायंस नेचुरल है? तो बिल्कुल नहीं है। जब पीपल्स पार्टी की और मौलाना साहब की लेफ्ट और राइट विंग की अलायंस हो गई थी पीडीएम के अंदर, वो भी नेचुरल नहीं थी। तो हम एक ऐसे सियासी लम्हे में से गुजर रहे हैं जिसमें बहुत सी अननेचुरल बातें हो रही हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि शायद ये अलायंस भी हो जाए। लेकिन जो इसमें असल लेसन है, जो इसमें असल सबक है, मेरे ख्याल में वो पीटीआई ने सीखा। वो इस हद तक सीखा कि जहाँ पे इमरान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मौलाना साहब के पास एक ऐसी फोर्स है जो हर वक्त आ सकती है। मेरे ख्याल में इस वक्त पीटीआई के पास भी एक ऐसी फोर्स है जिसने नवंबर की सर्दी के अंदर भी दिखाया कि वो आ सकती है, गर्मी में भी इकट्ठे होकर दिखाया। मसला सिर्फ नंबर्स का नहीं है। बिल्कुल मौलाना साहब के पास नंबर्स हैं जो ऐड करेंगे, लेकिन पीटीआई के पास खुद भी नंबर्स हैं। इफेक्टिवली बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो कोर्सिव पावर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में काम कर रही है। अगर किसी भी इस प्रोटेस्ट में लेट्स से 26 नवंबर की रात एक की जगह 7 पॉलिटिकल पार्टीज होती, यानी कि अगले दिन सुबह शिकायत करने वाले 7 या 8 मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स होते जिनकी अपनी अपनी मुख्तलिफ जमातें हैं, जिनके अपने अपने कंस्टिट्यूंसीज हैं, अपने अपने पावर सेंटर्स हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता कंपेयर टू कि एक पॉलिटिकल जमात जो वैसे भी ज़ेर अताब है आजकल, उस अकेले ने कंप्लेन किया। तो मेरे ख्याल में इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। अच्छी बात है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ बेसिक एजेंडाज पे ऑपोजिशन सारी को इकट्ठा हो जाना चाहिए, कुछ अपने चीदा 3-4 बेसिक पॉइंट्स के ऊपर, और हुकूमती इत्तेहाद को भी इकट्ठे हो जाना चाहिए, ताकि कोई ऐसा पॉलिटिकल डायलॉग हो सके जिसमें सब लोग पता हो कि तमाम स्टेक होल्डर्स का बाइन है, खौ अपोजिशन की तरफ से है, खौ गवर्नमेंट की तरफ से है, और पाकिस्तान के अंदर किसी मुस्बत कार्रवाई की नवीद पैदा हो। ठीक है जी। मंदोखेल साहब, नेचुरल अभी हम इत्तेहाद की बात कर रहे थे कि जैसा पीपल्स पार्टी साथ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी एक पेज पर आ जाना, ये भी बड़ा एक गैर फितरी सा था। किसी को यकीन नहीं था कि दोनों पार्टियां जो जिसके खिलाफ लड़ी हैं दोबारा एक पेज पर आ जाएंगी और मिलकर हुकूमत बना लेंगी। वो कि जिम्मेदारियाँ आप लोगों ने ज़्यादा नहीं ली, आईनी ओहदे लिए हुए हैं। तो मंदोखेल साहब, ये ज़रा बताइएगा कि आज अज़मा बुखारी साहिबा ने जो सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और बाकायदा खुलकर मेरे ख्याल से पिन पॉइंट किया उन्होंने वज़ीर आला सिंध को, मुराद अली शाह साहब को, कि जी उनको अपने हल्के में भी काम करवाने के लिए, उन्होंने कहा वाहिद वो वज़ीर आला हैं जो अपने हल्के में काम करवाने के लिए भी विफाक की इनको ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को अपने 100 से ज़्यादा तर्जुमानों को ये ब्रीफिंग देकर मीडिया के सामने भेजना चाहिए, और तरक्की देखनी तो पंजाब में जाकर देखें। जी डॉक्टर फिजा, आपकी इस सवाल से पहले मैं पिछला सवाल को एक दो बातें करना चाहता हूँ। जी प्लीज। दोनों हमारे मोहतरम ने जो बात की है मौलाना साहब और पीटीआई का अलायंस का, पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस भी नेचुरल नहीं है, बनावटी है। मैं बनावटी का लफ्ज दे रहा हूँ और हालात की मजबूरी का नाम दे रहा हूँ, जो आपको तस्वर कर ले। लेकिन मौलाना साहब और पीटीआई की जो एहतियात है वो कभी हो नहीं सकती है। उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो जो मौलाना साहब की जो अलकाए अहबाब है वो है मजहबी, सारे मदरसे वाले, और पीटीआई की अलकाए अहबाब है सारे वही सोशल मीडिया के लोग जो किसी की भी पगड़ी उछाल सकते हैं किसी भी, और माजी में हमने देखा सब कुछ। और मौलाना साहब की पगड़ी भी उछाली माजी में बहुत ज्यादा, मौलाना साहब के साथ ही मिलकर आना चाह रहे हैं सड़कों पर। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा इमरान खान साहब की पिछले क्रिकेट वाले दौर पे चले जाएं, और इमरान साहब और मैं शायद 200 उम्र के हैं जो हमने ये देखा सारा, तो ये क्रिकेट के कैप्टन थे तो उसके ऊपर गाना बना था इमरान इमरान कर भैया।
वो पीटीवी में एक आता था कॉमेडी गाना टाइप का, वो सारे इंजमाम और ये वसीम अकरम वाले सारे बेचारे जो है ना इधर उधर डांट पड़ांट करके इमरान कर भैया। आज भी इमरान खान साहब का सोच वही है कि वो अकेला लेके चले। देखिए जहां गाली गलौज के बाद वो मौलाना साहब के दर पे आए थे तो तवक्को ये की जा रही थी कि मौलाना साहब के साथ रहेंगे, लेकिन मौलाना साहब को खुद मौलाना साहब ने शिकवा किए कि इन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, हम एतमाद में नहीं लिया, उसको भी छोड़िए। फिर उसके बाद 26वीं तरमीम में मौलाना साहब ने बाकायदा प्रॉपर ऑन बोर्ड लिया है रऊफ हसन साहब का और उनके गौर खान साहब का स्टेटमेंट आपके सामने कि ये तो मसूदा ही हमारा है। वो जो फिर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया एक अलग इशू है, लेकिन पीटीआई को पूरा का पूरा मौलाना साहब ने ऑन बोर्ड लिए, हर चीज पे मशवरत किए, मगर अगले दिन फिर ये भाग गए। तो मैं ये सवाल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें, और मौलाना साहब की तारीख को भी आप याद रखें, पीटीआई की हुकूमत गिराने में मौलाना साहब का मेन किरदार है और उसी एहतियात का वो सरबरा भी थे। 26वीं तरमीम जो कि पीटीआई ने ना करते भी हाँ किए और हाँ करते भी अब ना कर रहे, इसमें मौलाना साहब का बड़ा रोल है। फिर उसके बाद इमरान साहब ने कहा कि दोनों का जो होम ग्राउंड है वो है खैबर पख्तूनख्वा। आज भी मौलाना साहब से आप सुन ले, वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दानली हुई है, फॉर्म 47 के लोग हैं, जबकि पीटीआई पूरे पाकिस्तान को कहते हैं। मौलाना आज भी खैबर पख्तूनख्वा को कह रहे हैं। तो ये इस चीज के दूसरा ये कि यकीनन मौलाना साहब की एक पार्टी की तारीख है और उनके वो जो वोट बैंक है वो ले लिए पीटीआई न्यूज से, तो मौलाना कभी भी पीटीआई के साथ न बैठेंगे और न मौलाना एतबार करेंगे। अब देख रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब को वो टीटीपी का सरबरा बना दिया, तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जमहूरी आदमी हूँ, नून लीग पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी में बात करूंगा, उस बेचारे को साइड पे कर दिया। फिर मौलाना साहब की बात मैंने आपको सुना दी है। उसके बाद जो मंजूर पश्तीन के साथ मौलाना साहब इस वक्त तो आप लोगों को भी नहीं ना सुन रहे, वो तो आप लोग भी मनाए चले जा रहे हैं, उनको किसी की भी नहीं सुन रहे, वो अपने मुतालिबात पे डटे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, उनके मुतालिबात तो पूरे हो गए ना, नया इलेक्शन में तो मांग रहे हैं वो। के हवाले से ये भी उनके लोग अलन कामरान मुर्तजा भाई मेरे प्रोग्राम में लास्ट वीक के कहकर गए कि जी हमारे साथ हाथ हुआ था। नहीं, अगर वो हाथ हुआ है बकौल कामरान मुर्तजा साहब के, तो वो हाथ तो फिर दो भी लिया ना वापस, वो हाथ तो फिर जो उन्होंने मांगा दिए, जबकि मैं एज ए कानून के तालिब इल्म वो एक गलत था, वो एक गलत था। अब तो वो नए इलेक्शन मांग रहे हैं। वो एक गलत इस वजह से था कि जब ऑलरेडी आपका एक यानी तालीमी अदारा जिसको मदरसा कहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए, न कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा मौलाना साहब ठीक है। सवाल ये मैं एक दो आखिरी जुमला मुझे कंप्लीट करने दे। दूसरी बात, पीटीएम के मंजूर पश्तून को इस्तेमाल किया उन्होंने। 11 अक्टूबर को उनके साथ मुआहिदा किए कि 2 महीने में खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी करेंगे, जो कि झूठ निकला। अब एक मारंग बलोच साहिबा रह गई है, उसको शायद इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारे लोग इमरान खान के डसे हुए, ये कभी भी इनकी जाल में नहीं फंसेंगे। तो ये एहतियात तो भूल जो के करेंगे और ये अचानक फिर जम मारेंगे और एम्पायर की उंगली ढूंढेंगे और फिर एम्पायर उसको इसी तरह जवाब देगा कि तेरे खत मैंने नहीं पढ़ना है, तेरे खत आ भी गया तो मैं नहीं पढ़ा। ठीक है जी, बेइज्जती क्या हो सकती है अगर कोई महसूस करे। चलें इमरान याकूब साहब, अच्छा ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा, मौलाना साहब की पार्टी पीटीआई ये सब लोग जब मिलकर सड़कों पर आएंगे वो तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले पीटीआई के अपने अंदर इत्तेफाक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पीटीआई नो डाउट अवाम में एक मकबूल पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं यंगस्टर्स जिनकी उम्र उस कैटेगरी उस रेंज में आती है, जो कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बड़ी उम्र के लोगों से ज़्यादा, वो ज़्यादातर पीटीआई को फॉलो करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीटीआई के अंदर इमरान से जो धड़ेबंदियाँ हैं, जैसे कि अब ये जुनैद अकबर साहब और उनका मामला देख लें, अली मीन गंडापुर साहब का, अब ये तीसरी बार पार्टी से बाहर निकाला है शेर अफजल मरवत को, तो पीटीआई के अंदर की जो धड़ेबंदियां हैं, ग्रुपिंग, क्या ये डिस्टर्ब नहीं कर सकती इस एहतजाज को जब ये करने जाएंगे? देखिए फिजा, एक बात तो ये जो बैरिस्टर साद बात कर रहे थे ना, मैं बैरिस्टर साद रसूल के बारे में मेरी साथी राय ये है, ये उन चंद एनालिस्ट में से हैं जो बड़ी हमेशा नपी तुली गुफ्तगू करते हैं और मैं हमेशा जो है ना 99% इनसे एग्री ही करता हूँ। लेकिन आज ये जो इन्होंने बात की है उस पर भी मैं एग्री करता हूँ कि देखिए इसमें कोई शक नहीं, मैंने तो खुद पहले अपने उसमें का कमेंट में कहा कि पीटीआई जो है वो मकबूल तरीन सियासी जमात है
तमाम तर चीजें जो हैं उसको ये उसकी मकबूलियत में कमी नहीं ला सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के पास फोर्स मौजूद तो है लेकिन वो सड़कों पे आ नहीं रहे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 9 मई के मामला जो उनके साथ एक स्टिग्मा लग गया 9 मई का, और रियासत के साथ जो उनके इस वक्त ताल्लुकात हैं उसमें रियासत की तरफ से जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती, जब तक उनकी मकबूलियत जो है उसके साथ कबूलियत भी नहीं आ जाती, उस वक्त तक वो नहीं कोई एहतजाज भरपूर कर सकते। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ आपके सामने, और फिर उसके नतीजे जो हैं आप देख लें कि उसके बाद इवन स्वाबी का जो लेटेस्ट जलसा था, खुद पीटीआई में इस हवाले से ये आरा पाई जाती है मुख्तलिफ लोगों के से जिनके साथ हमारी खुद बात हुई कि वो उस तरह का जलसा नहीं कर पाए जिस जलसे की तवक्को की जा रही थी। इसीलिए जुनैद अकबर साहब ने अपने तंजीमी जितने अहदेदारान से उनसे वो लिस्ट मांग ली कि आप बताएं कि कौन सा बंदा कितने बंदे लेके आया, ताकि हम देखें कि जो दावे किए जा रहे थे वो क्या थे और ऑन ग्राउंड क्या था। देखिए जो है वो एक से मरकजी उसको इस तरह से हैसियत रही है कि एक तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, दूसरा पंजाब पाकिस्तान में हमेशा वो तहरीक कामयाब होती है जो लाहौर में हिट हुई है जी। लाहौर इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता हमेशा लाहौर से होके आता है। अब इस वक्त तख्ते लाहौर जो है उसमें पोजीशन ये है कि आप 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं मरियम नवाज के तरफ से हुक्मरानी से, आप उनकी परफॉर्मेंस पे 1001 इतराज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पीटीआई के हाथ पांव जिस तरह से पंजाब में बांध के रखे हैं, उसमें पंजाब में तो कोई एहतजाज नहीं कामयाब कर सकता या मौसर एहतजाज हमें नजर नहीं आ रहा। लिहाजा अगर पंजाब में नहीं होगा तो फिर पूरा पाकिस्तान में उसका असर होगा। इस मामले में आप देखें कि इसकी पीटीआई की वो जो फोर्स है जिसका जिक्र अभी साथ कर रहे थे, शायद मेरी नजर में वो उस तरह से मौसर एहतजाज नहीं कर पाए। अब अगर मौलाना साथ आ जाते हैं तो देखिए मौलाना जो है, एक तो उनपे कोई 9 मई का स्टिग्मा नहीं है, दूसरा मौलाना के पास जो लोग हैं वो इतने डेडिकेटेड हैं, वो इतने नजरियाती हैं कि उनके लिए मामला किसी और तरह के होते हैं। और फिर ये सारी चीजें जब होंगी तो उससे अल्टीमेटली पीटीआई के लोगों को भी एक हौसला मिलेगा और मौलाना के लोगों की आड़ में उनके लोगों को भी निकलने का एक मौका मिलेगा। अब इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि मौलाना उनको अपना कंधा फराहम करेंगे? बीइंग ए फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर मौलाना को बहुत बड़ी कामयाबी नजर ना आई, अपने लिए तो बहुत बड़ा सियासी गेम नजर ना आया, अपने लिए फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा ओहदा नजर ना आया, तो मौलाना कभी भी उनको अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। लिहाजा ये मामला आपको देखना पड़ेगा कि क्या मौलाना इस पोजीशन में है, जो कि मुझे जाती तौर पे शायद उस तरह से मौलाना ये तमाम चीजें जमा तफरीक के बगैर करते नजर नहीं आती। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, कादिर मंदोखेल साहब, आप इस बात पे भी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि गवर्नर पंजाब ने बड़ा एक मायनी खेज बयान दी है। उन्होंने कहा कि जी 2 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। यानी ये जो हुकूमत है मुद्दत पूरी करती हुई दिखाई नहीं दे रही पीपल्स पार्टी को। और क्या यही वजह है कि गवर्नर पंजाब जो वो उलझे रहते हैं हमेशा पंजाब हुकूमत के साथ, कि उनको लगता है कि आगे हुकूमत इन्हीं की आने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान साहब जो बात कर रहे हैं वही बात मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मौलाना इनकी जाल में नहीं फंसेगा। मुख्तसर जवाब, ठीक है। मैंने आपको दलाइल के साथ पिछले सेगमेंट में बात की थी। ठीक है। बाकी जो आप गवर्नर की बात की थी, यकीनन जो उज़मा बुखारी साहबा को जो पीपल्स पार्टी के पीछे छोड़ा हुआ है इन्होंने, वो कि हमें हिदायत है कि हम ज़्यादा ना बोले, फिर भी हम नहीं तो आपको लगता है कि प्री प्लान छोड़ा हुआ है उनको मतलब उनको कोई और काम नहीं है? जाहिर बात है उनकी जॉब है, उन्होंने आना, उन्होंने ब्रीफ करना है, उन्होंने बताना है मीडिया को आके अपनी पार्टी के हवाले से। देखिए मैं आपको बताऊं कि पिछली असेंबली में जहां मैंने थोड़ी सी हकायक बयान की है मीडिया के सामने या असेंबली में, तो मरियम बीबी ने डायरेक्ट मेरी शिकायत की कायदे से, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो इस वजह से कि और आज वो बिलावल साहब के खिलाफ जो बोल रही है या हमारे तर्जुमानों के खिलाफ बोल रही है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नून लीग को शटअप कॉल देनी चाहिए उनको,
नहीं तो हमारे मुंह में भी जबान है, फिर अगर माजी की तरफ मैं अपना जबान खोलना शुरू कर दूं तो फिर बहुत सारी राज जो है ना वो फाश हो जाएंगे। जो आपने गवर्नर साहब की बात की, यकीनन हमारे जो मसले मसाइल है, अगर पंजाब गवर्नमेंट ने या हमारे जो MNA MP है वहाँ हमारे रास्ते में उनके रास्ते में रुकावटें डाली हुई है, उन अफसरान को लगाया गया है जो एंटी पीपल्स पार्टी है। फिर उसके बाद अगर शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े आते हैं कराची में तफरीक के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, और इतफाक से मेरा उनका हल्का एक है बल्दिया टाउन NA242, जहां इस वक्त जो है ना मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को बिठाया गया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ₹1 का देला नहीं दिया है कि 4 मनसूबा पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है, वफाकी हुकूमत अपने हिस्से का पैसे नहीं दे रहे हैं। कि 5 मनसूबा जहां मेरे और शहबाज शरीफ साहब के हल्के का एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दिए, पैसे देने से इनकार कर दिया, और फिर उसके बाद सैलाब जदगान के जो लोग हैं वो अलग है। फिर जो सी अथॉरिटी बना है, हमारे 2 सूबों में समंदर है, हमसे पूछे बगैर, हमारी हुकूमत से पूछे बगैर, तो बहुत सारे इश्यूज इस तरह है। फिर ये जो 6 कैनाल का इशू आ रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ तो गवर्नर साहब के बिल्कुल सही तजिया है उस पर। अगर नून लीग का यही हाल हो, आज मैं और अभी जो बात कर रहे हैं और अभी पीपल्स पार्टी ऐलान कर रही है, तो अगले मिनट में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मुंह की बल गिरेगी। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इनका कोई पता नहीं है कि एक हफ्ता क्या 1 मिनट जैसा मौत का पता नहीं है, किसी लम्हे आ सकती है। इस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग से अलग होने में 1 सेकंड भी नहीं लगा सकती है। लेकिन हमारे CSC ने बाकायदा फैसला दिया हुआ है, आसिफ अली जरदारी साहब को इख्तियार दिया। देखिए आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से क्या बात करते हैं, उसको कायल कर सकते हैं, नहीं करते हैं, नहीं तो मजबूरन पीपल्स पार्टी जब अलग होगी तो ये तो मुंह की बल गिरेगी, ये आप सबको पता है। ठीक है, साद आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, आप इस बात से एग्री करते हैं जो ये फरमा रहे हैं मंदोखेल साहब? सबसे पहले तो मैं आपकी इजाज़त से एक लम्हा लेके इमरान याकूब साहब के बारे में बात करूं कि हमारे साथीज़ा में से हैं, और मेरा पिछले जवाब में भी सर को जिनको हम सुन के सीखते हैं, जिनको हम सुन के समझने की कोशिश करते हैं कि हालात असल में किधर जा रहे हैं, मेरा पिछले सेगमेंट में भी उनसे एग्री करने का ही मकसद था, और बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, मैं आपका बात जरा काट रही हूँ साथ, आपने असातिज़ा की बात की, तो मेरे पहले जो कंट्रोलर न्यूज़ थे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था दुनिया TV में, वो इमरान याकूब साहब ही थे। हमने तो आपकी तो बड़ी खुशकिस्मती है, हमने तो बतौर सर को दूर से देखा है और एडमायर भी किया है, और देख के सीखा है कि कैसे बोलना चाहिए किसी बात पे। तो सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसके अंदर बहुत सारी पब्लिक का सपोर्ट, और उसमें जितनी डिवर्सिटी हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी चलें, इमरान खान साहब या PTI के लिए 9 मई के बाद ये अकेला करना तकरीबन नामुमकिन होगा। ठीक है। जो यहाँ से आगे की बात है, PTI, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाली जो आपस में नोक-झोंक है, मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के अंदर एक हम ऐसे सियासी लम्हे में हैं जिसमें बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है। हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क के अंदर, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के मसाइल हैं, हमारी यूथ के अंदर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी गुर्बत बढ़ रही है, ये हमारे सीरियस मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एक सीरियस मसला इस वक्त नहीं है, बसद एहतराम वो मसला है जिसको हमने पिछले 20-25 साल से सियासत का सबसे बड़ा मसला बनाई रखा, और वो ये है कि बिलावल साहब ने मरियम साहिबा के बारे में क्या कहा और मरियम साहिबा ने बिलावल साहब के बारे में क्या कहा। क्योंकि जब वक्त आया, जब आवाम सुन रही थी, जब देख रही थी, अब जब स्ट्रगल थोड़ी चल रही है, जब लोग अपने आप को पीका के अगेंस्ट हम देख रहे हैं, जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 26वीं तरमीम के अगेंस्ट वकील नाखुश हैं, जजेस खत लिख रहे हैं, इलेक्शन के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज उसको मानने से इनकार कर रही हैं, जब क्रिटिकल वक्त आया तो उस वक्त ये पार्टीज इकट्ठी रहीं, इन्होंने इकट्ठे वोट किया, इकट्ठी 26वीं तरमीम की, इकट्ठी गवर्नमेंट बनाई। ये जो 1990 की दिहाई का एक दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है वाली जो नोक झोंक है कि नहीं हम तो खिलाफ हैं, असल में तो हम खिलाफ हैं, ये कहानी पाकिस्तान यहाँ से आगे जा चुका है। अब किसी को ये यकीन नहीं है कि आप एक दूसरे के खिलाफ हैं। सब लोगों का ख्याल है कि असल में तो आप अंदर आपस में जब मसला पड़ता है तो आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप किसी के खिलाफ हैं तो वो उस आवाम के जिसकी आवाज़ आप सुनने को तैयार नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सीरियस मसला है कि पीपल्स पार्टी ने नून को क्या कहा या नून लीग ने पीपल्स पार्टी को। ठीक है। ये अच्छा, साथ बतौर माहिर कानून, आप एक सीनियर माहिर कानून भी हैं,
आप इमरान खान साहब की कानूनी हवाले से जो अदालती मामलात में मुश्किलात को बढ़ता देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या आपको लगता है कि कम हो सकती हैं? देखिए, इमरान खान साहब के पास बड़ी अच्छी लीगल टीम है। सलमान अकरम राजा साहब और दीगर की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। बहुत प्रोफेशनल वकील हैं, सलमान सफ्दर साहब हैं, दीगर लोग हैं। तो आई एम श्योर कि उनकी काविशों से आहिस्ता-आहिस्ता इमरान खान साहब के मसाइल कुछ कम होंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के लिए इमरान खान साहब के लिए पीटीआई के लिए 2 किस्म के लीगल इश्यूज़ हैं। जी, जी। एक वो सेट ऑफ लीगल इश्यूज़ हैं जिनको वो डिफेंड, जो कि उनके खिलाफ मुकदमात हैं, तोशा खाना, ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी, दीगर केसेस। उसके तो एक तरह से कार्रवाई चल रही है जो मेरे ख्याल में बड़ी मुस्बत चल रही है। लेकिन एक पीटीआई के ऑफेंसिव केसेस हैं, वो मुकदमात जो पीटीआई को रेज़ करने चाहिए, जैसे कि 26 नवंबर पे बात हुई, दीगर चीज़ों के ऊपर बात हुई। मेरे ख्याल में उस स्ट्रैटेजी में अगर कुछ थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतरी लाई जाए तो पीटीआई के लिए बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, इमरान साहब आप साद की बात से एग्री करते हैं? और दूसरा ये कि जो अभी नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे मुतहरिक होने लगे हैं, तो अभी आप क्या देख रहे हैं आगे जाके? नवाज शरीफ साहब बस ये इस हद तक ही मुतहरिक नज़र आएंगे या इससे ज़्यादा भी आप देखते हैं आगे? देखिए, साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो उन्होंने बातें की हैं ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त जिस तरह से वो इकट्ठे हैं और पीडीएम में जिस तरह से इकट्ठे थे, और खास तौर पे फिर मिसाके जमहूरियत जिस वक्त आपस में इन्होंने किया, तो उसके बाद ये मामला हैं कि बहुत सारी चीजों पे अब उनका उस तरह से एक दूसरे से मुखालफत नहीं है। जहां तक बयानबाजी की बात है तो देखें, कंपनी की मशहूरी के लिए भी बहुत से काम करना पड़ते हैं इन लोगों ने, क्योंकि अल्टीमेटली इंतखाबात एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होते हैं। लिहाजा अवाम को ये चूरन भी बेचना पड़ता है कि हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये इनमें खराबी है और हम तो इस वक्त भी कहते थे ये, लेकिन उस तरह से इनका आपस में बराह रास्त अभी तक कोई टकराव नहीं है। दूसरी बात, आपने मियां नवाज शरीफ की बात की, तो देखिए मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जैसे ही सियासत में इन होंगे, अगर अपनी सरगर्मियां बढ़ाएंगे तो उससे सियासी माहौल में जो तलखी है उसमें कमी आएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देख लें कि जब भी सियासतदान, आप किसी भी सियासतदान से 1001 इख्तलाफ कर लें, लेकिन जब सियासतदान मिलकर बैठते हैं तो मसाइल का हल होता है। आपको इमरान खान साहब की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, आपको मियां नवाज शरीफ की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, आपको सदर आसिफ जरदारी साहब की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हल बहरहाल इन्होंने ही निकालना है। ये जो कोई मामलात हैं ये सियासी लोग ही मिल बैठते हैं तो चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं, क्योंकि इनके पास वो कैपेसिटी होती है, इनके पास वो मार्जिन होता है जो ये वन स्टेप आप उसको कह सकते हैं कि एक कदम पीछे होके या एक कदम आगे बढ़ के एक दूसरे को अपने साथ एडजस्ट कर पाते हैं। लिहाजा अगर वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ सियासत में इन होते हैं और एक्टिविटी शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल में इसका मुल्की सियासत में बेहतर असर होगा। ठीक है। अच्छा जी, कादिर मंदो खेल साहब, ये जो केपी के गवर्नमेंट काबुल वफ्द भेजने पे बज़िद है, ये वैसे मतलब अगर देखा जाए ये तो स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं, ये भेज कैसे सकती है? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। फिर मैं एक जुमला कहूंगा इमरान साहब जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहेंगे। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब जितने खामोश रहेंगे उतनी उनकी पार्टी की सेहत के लिए बेहतर है, क्योंकि वो जब भी सियासत में आएंगे, जब भी उनके सामने माइक रखा जाएगा, वो एक ही बात दोहराएंगे, मुझे क्यों निकाला। वो दुख अभी तक उसके दिल में है, वो निकला नहीं है। और ये जब भी आएंगे जलसे में, आप देख लेना, वो उसने यही बात रिपीट चले सर कादिर साहब, उसके बाद उनके भाई ही वजीर आज़म है, उनकी बेटी सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है, उन्हीं की हुकूमत है। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल में उनका जो है ना वो कलेजा ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये किधर उनके साथ ज्यादती है, बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में वगैरह वगैरह जो भी कहानी है। दूसरी बात, आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की है, मैं तो ये कहूँगा कि आइंदा चंद दिनों में मुझे लग रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त देंगे कि हमें जो है ना वो अलग से रजिस्ट्रेशन दो। मुझे लग रहा है जिस तरह वो सुल्तान राय की डायलॉग बाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो IMF को तो खत लिखते हैं कि पाकिस्तान को वो फंड नहीं दो, बल्कि वो ये कहेंगे हमें अलग से फंड दो। भाई ये कौन सा मुल्क है, कौन सा सूबा है? आप एक सूबा हो, रियासत के अंडर हो, फेडरेशन के अंडर हो, आप अपने तौर पे जो है ना वो वफ्द अफगानिस्तान भेज रहे हैं, तो अगर आप में इतना गर्ज है तो आप ये दहशत गर्दी रुक क्यों? लेकिन एक सवाल मैं करता हूँ अक्सर लोगों से, आपसे भी कर लेता हूँ,
आप तीनों मिलके मुझे जवाब दे दे, सही। अगर दे सके। इमरान खान के दौर में कुछ नहीं था, टीटीपी भी खामोश थे, बीएलए भी खामोश थे, सब दहशतगर्द घुर रहे। ये जैसे इनकी हुकूमत खत्म की है सब सर उठा लेते हैं। ये इसके पीछे कौन है? ये क्या वजूहत है? इमरान खान तो अमेरिका को गालियां दे रहे हैं और अमेरिका जो ना इन सारे तंजीमों की पुष्पनाई कर रही है और वो उनको सबको उजागर कर दिए, सबको खड़ा कर दिए। और मैं आपको बता दूं, दावे के साथ कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के एक जिले में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा इनको तमाम सियासी पार्टियों को मिलके उनको जो ना मुकाबला करना चाहिए, उनको लगाम देना चाहिए। और जो बात आप कर रहे हो कि ये खान के साथ लोग है, साथ साथ भी बात की है, खान के साथ लोग नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून से नफरत करने वाले लोग हैं जो उसको ना चाहते हुए भी उनका साथ दे रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा इमरान साहब आपकी तरफ, और फिर ये सवाल है कि मैं साथ आपकी तरफ आती हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बड़े तसलसल के साथ खत लिखने का सिलसिला जारी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब तो खुद इस बात पे बड़े मोहतरज रहे हैं। वो अगर मैं इस पे वो कहूँ कि वो एक शेर है ना कि मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो वो तो नहीं, ये सारी बीमारी की वजह ही वो तो सारी बीमारी की वजह ही उनको करार देते हैं। तो अब फिर किस मुंह से उनको खत लिखते हैं? देखिए, वो जफर इकबाल साहब का एक शेर है कि झूठ बोलना है तो इस पे कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो आप या तो उन पे इतराज न लगाएं। कभी आप कहते हैं कि उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, एक पेज ही सारा कुछ है। तो कभी आप उनके खिलाफ हो जाते हो और फिर दोबारा आप उन्हीं को खत लिखते हैं। मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूँ कि उधर खत लिखने से कुछ हल नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को पाकिस्तानी सियासत में आप माइनस नहीं कर सकते, लेकिन आपको उस किरदार के लिए जाना थ्रू सियासतदान ही चाहिए पड़ेगा। लेकिन इमरान साहब जब ये मुलाकातें हुई थी हुकूमत की और पीटीआई की, तो जितने भी दौर हुए थे आपने भी देख लिया कि ऊँट तो किसी करवट नहीं बैठा। जब हम इरफान सिद्दीकी साहब को सुनते थे वो कहते थे कि ये लोग संजीदा नहीं है, इनको सुनते थे तो बैरिस्टर गौहर वगैरह ये लोग इस तरह के बयान देते थे कि हुकूमत संजीदा नहीं है। आवाम बेचारी कंफ्यूज होगी कि आखिर कौन संजीदा नहीं था। फिजा उसकी बुनियाद है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो उनकी जमात में, वैसे तो बड़ी माजरत के साथ हमारी तीनों बड़ी जमातें जो हैं उनमें शख्सियत परस्ती की सियासत है, वहां पे जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत सिर्फ हमारे कैमरों के सामने होती है। नवाज शरीफ साहब भले वजीर आजम ना हो, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर मरियम नवाज या मियां शहबाज शरीफ कोई फैसला नहीं कर सकते। इमरान खान साहब भले जेल में हो, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ उमर अयूब या बैरिस्टर गौहर कोई फैसला नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मर्जी के बगैर इवन उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोई फैसला नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि यहाँ पे शख्सियत परस्ती जो है उसका अंसर ज्यादा पाया जाता है, या आप उसको कह सकती हैं इसमें ज्यादा मामला होते हैं। लिहाजा इन चीजों में वो बेचारे क्या करेंगे अगर वो फैसला ही नहीं कर पाते। ठीक है जी। अच्छा साथ यही मैं आप सवाल लेके आपके तरफ आ रही हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखेंगे, पहला खत, दूसरा खत, फिर तीसरा खत, चौथा खत, लेकिन वहाँ से तो सीधा जवाब आया कि तो खत वहाँ मौसूल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने कहा जी ओपन लेटर है, खुला खत है, वो पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने फिर सीधा तरीका बता दिया है, जैसे को पहले से बता रहे कि सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं है, ये खत वज़ीर आज़म को भेजने चाहिए। देखिए, जो अभी इमरान साहब ने बात की, मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज का एक आइनी, कानूनी और एक डिफैक्टो किरदार है, और लेकिन उस किरदार को अप्रोच करने का तरीका सियासतदानों के थ्रू है। ये बात इन प्रिंसिपल बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाऊं, मुझे ये लगता है कि इफेक्टिवली पाकिस्तान में दो किस्म के सिस्टम्स चल रहे हैं, और ये अभी की बात नहीं, ये सिर्फ इस वक्त का तकाजा नहीं, ये बहुत अरसे से पाकिस्तान में दो किस्म के सिस्टम्स चल रहे हैं। एक हमारा जिसको कानून में डी ज्यूरे सिस्टम कहते हैं, यानी कि कानून में लिखा हुआ सिस्टम क्या है, कानून में लिखी हुई एक हायरार्की है गवर्नमेंट की, कानून में लिखे हुए कुछ इख्तियारात हैं, कानून में कुछ तहरीर शुदा कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, वो हमारा डी ज्यूरे सिस्टम, उसको कानून में डी ज्यूरे सिस्टम कहते हैं। और एक हमारा डी फैक्टो सिस्टम है कि कानून में तो जो भी लिखा हुआ है, असल में कहानी कैसे चलती है, डी फैक्टो गवर्नेंस कैसे होती है, कौन किसको क्या डायरेक्शन दे सकता है, किसकी क्या दायरा इख्तियार है। कभी सुप्रीम कोर्ट के पास
कानूनी तौर पे तो कम पावर थी, लेकिन डिफैक्टो तौर पे मुख्तलिफ चीफ जस्टिस ने पावर ज़्यादा ले ली। फिर कभी फ़ौज के पास कानून में तो कम पावर थी, लेकिन डिफैक्टो तौर पे उसने ज़्यादा ले ली। ये हमारा डी ज्यूरे वर्सेस डिफैक्टो का एक जो डिवाइड है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत अरसे से एग्जिस्ट करता रहा है। आमरीत में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जमहूरियत में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये डिवाइड बरकरार रहता है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का ये ख़त लिखने का, और मैं इमरान साहब की बात भी करता हूँ कि ये लिखना असल में सियासतदानों को शायद चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब का मुझे लगता है मौक़िफ़ ये है या उनका अप्रोच ये है कि डी ज्यूरे पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है और असल में तो सिस्टम एग्जीक्यूटिव हेड वही हैं, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल जिस नहज पे जा पहुंचे हैं, हमारे पास जितना कम वक्त है इनको फ़ौरन रिजॉल्व करने का, जितनी ज़रूरत है कि इसको जल्द से जल्द इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए, कि मेरी उम्मीद ये है, उम्मीद भी है और दुआ भी है कि रिगार्डलेस ऑफ के सिस्टम की एक्चुअल प्रोसेसेस क्या थे, बहुत अच्छा हो अगर तमाम लोग जो डिफैक्टो पावर होल्ड करते हैं वो भी और जो डी ज्यूरे पावर होल्ड करते हैं वो भी, अगर मिल बैठ के इसका कोई सियासी हल निकाल सकें, ताकि जो सड़कों पे हम पहले बात कर रहे थे कि लड़ाई हो सकती है, मौलाना साहब के लोग निकल सकते हैं, पीटीआई के निकल सकते हैं, हमने 26 नवंबर ऑलरेडी किया कि ऐसा कोई हादसा ना हो। जिसने भी बैठना है, हम सब बैठने को तैयार होने चाहिए। अगर आपको मुझे कोई बुला ले तो हम भी पिछली किसी कुर्सी पर जाके भाई हर बंदा बैठने को तैयार हो, क्यों ना बैठे, क्यों ना करे अगर पाकिस्तान के मसाइल। ये तमाम मेहमानों का बहुत शुक्र। साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।